गुड मॉर्निंग। देखिए तो यहाँ तक का सलूशन आपको समझ में आ गया? करेक्ट है। पहले हम लोग इसके अंदर एक एक्स डिस्टेंस पे एम्पेरियन लूप लिया, तो और ये मेरा क्या था, आई नॉट बाई पाई ए स्क्वायर करंट पर यूनिट एरिया, राइट। और उसको मैंने पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम्पेरियन लूप के अंदर का करंट हो गया, करेक्ट। अगर x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा रहेगा, तो कल के क्लास में थ्योरी में ही पढ़े हैं, इट इज़ काइंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर के लिए बाहर के पॉइंट पे ये पूरा सॉलिड सिलेंडर करंट जस्ट बिहेव लाइक ए करंट ऑन ऑफ एक वायर जो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे रहेगा, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। तो क्या डायरेक्ट इसके लिए एक्सप्रेशन लिख दें या डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट है? तो इसके लिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया।
देखिए, तो इस चीज़ को आप समझ पाए कि मैंने क्या किया। प्लस समझने की कोशिश कीजिए, सही है। इसके अंदर का पूरा करंट इस एम्पीरियन लूप का, ये मेरा कौन सा लूप है, तो इसके अंदर का पूरा करंट ये वाला आ जाएगा आई नॉट, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। बट इसके अंदर का करंट भी तो लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका अंदर करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन का करंट पर यूनिट एरिया निकालेंगे, बट इसके अंदर करंट का साइन नेगेटिव देंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो आउटवर्ड करंट पॉजिटिव और इनवर्ड करंट नेगेटिव, करेक्ट है। तो इस यहाँ पे इसका करंट पर यूनिट एरिया कितना था, दिस बाई दिस, इस सेक्शन का एरिया यही है ना, पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया में से यहाँ तक का एरिया को माइनस कर देंगे तो ये एरिया है। तो इसको आई नोट को इससे डिवाइड कर दिए तो ये पार्ट क्या मिल गया, करंट पर यूनिट एरिया फॉर द सेल, और उसमें से इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये इतना एरिया कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में से ये एरिया को माइनस करेंगे, ये था। तो पाई से पाई को कैंसिल कीजिए तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सबको समझ में आया है नहीं आया है, पॉइंट पकड़ पाए, किसी को प्रॉब्लम। तो b2 पाई x इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट को भी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिएगा, ये वैल्यू है, ये मैच किया है आंसर, ठीक है। अगर x का वैल्यू c से बड़ा रहेगा, ये आपका इक्वेशन कौन सा बन जाएगा, थर्ड। x का वैल्यू c से बड़ा रहेगा तो एम्पीरियन लूप हम लोग बनाएंगे अगेन, बट वो c से बड़ा है, मतलब सबसे बाहर। करेक्ट है। तो यहाँ पे बी फील्ड, बिकॉज करंट बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसका बी फील्ड अगर सिमेट्रिकल आप सर्कल बनाते हैं तो उसके सरकमफ्रांस के अलॉन्ग ही रहेगा, करेक्ट है। दैट्स वाई बी, और ए हो गया डी एल। तो आप बी डॉट डी एल के लिए लिखेंगे तो बी 2 पाई एक्स तो लिख पाएंगे, बट म्यू आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, जी वेरी गुड, 0 हो जाएगा इसके अंदर, बिकॉज कि ए के अंदर यहाँ से यहाँ तक के अंदर कितना आई नॉट प्लस आई नॉट, और यहाँ में कितना माइनस, अब बस मिलकर क्या हो जाएगा 0। इसका तो बाहर में बी फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा। दिस इज द आंसर, ठीक है।
इसको हटाएं। अब इसको अगर टफ करना रहेगा तो आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए आएगा। तो ये मैं 12th क्लास के बच्चों पर छोड़ रहा हूँ। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सारे सिचुएशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना और कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। हालांकि ग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम, बट आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें थर्ड पार्ट का ग्राफ के लिए तो मैंने ये बात बोला, और वही चीज़ मुझसे आप पूछ लिए। बाकी ग्राफ तो आपसे ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगा, नहीं ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, थर्ड पार्ट का ट्राई कीजिए। और जहाँ भी ग्राफ में प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, स्लोप निकालेंगे और चेक करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, और उसके अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए। नहीं बने, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तीन टाइप का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो लास्ट में समझाएंगे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लिखिए। Figure shows a cross section of large metal sheet. Figure shows a cross section of large metal sheet. देखिए, एम्पेरियन लूप के हेल्प से बी फील्ड निकालने के लिए हर जगह पे कुछ लार्ज या इनफाइनाइट जैसा टेंडेंसी आ रहा है, राइट। फाइनाइट के लिए क्या एम्पेरियन लूप आपको एडवांटेज पहुंचाएगा? मुझे लगता है कि वहाँ से आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज मेटल शीट कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट along its surface. Carries an electric current along its surface. If total current is I naught, find the magnetic field. Find the magnetic field at a point P at a distance x from the metal sheet. देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये लार्ज मेटल शीट है, करेक्ट। इसमें करंट इसके सरफेस के लॉन्ग ऐसे रखा हुआ मेटल शीट, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, करेक्ट है ना, तो ऐसे पूरे सरफेस पर करंट जा रहा है। पूरे करंट का वैल्यू कितना है, आई नॉट है। हालांकि उससे बेटर ये रहेगा कि आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दिया हूँ, बट यहाँ पे दिया रहेगा करंट पर यूनिट लेंथ। क्या दिया रहेगा, करंट पर यूनिट। फॉर एग्जांपल, लार्ज मेटल शीट रहता है और उस पर इलेक्ट्रोस्टेट में तो क्या दिया रहता है, चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वो कांस्टेंट दिया रहता है। वहीं उसी में यहाँ पे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, करंट पर यूनिट लेंथ इज के। वो यस, इसका मतलब है कि उस सरफेस पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। अब बना सकते हैं।
इसे बनाइएगा तो आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का डेरिवेशन में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना स्टूडेंट, और मैं इस लेंथ का बात किया हूं। ये तो जब अलोंग करंट पर यूनिट लेंथ के है तो ऐसे तो लेंथ रहेगा नहीं, इसका यहाँ पे मेन सेंस किसका बनेगा, करंट पर यूनिट लेंथ, ये सेंस बनेगा। और करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, और इस मेटल शीट से चाहे तो बाहर या अंदर एक्स डिस्टेंस पे, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक्स डिस्टेंस ले कहाँ पे, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस या इस पॉइंट से। तो जब इनफाइनाइटली लॉन्ग है शीट तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस वो भी उसके लिए सिमेट्रिकल पॉइंट रहेगा, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस वो भी उसके लिए क्या रहेगा, सिमेट्रिकल पॉइंट रहेगा, करेक्ट है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो ये इसका साइड व्यू हो गया। अगर ऊपर से इस सीट को देखेंगे तब कैसा नज़र आएगा, सिर्फ ये नज़र आएगा, करेक्ट। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सॉल्यूशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी मर्जी है, मैं कैसे मानता हूँ प्लेन को। मैंने ऐसे प्लेन मान लिया, कैसे माना, अब प्लेन को ऐसे देख रहे हैं तो मुझे सिर्फ क्या नज़र आएगा, ये नज़र आएगा, एक लाइन नज़र आएगा। और यहाँ देखिए, और ऐसे देखेंगे, आप मान लेते हैं करंट मेरे तरफ आ रहा है, अंदर या बाहर इसको डायरेक्शन पे डिपेंड कर, डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो मान लेते हैं करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस या डॉट, दिखाइए ऐसे ड्रॉ कीजिए। हो गया। और यहाँ से एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं, और ये मेरा पॉइंट पी हो गया। तो क्वेश्चन है कि पॉइंट पी पे और यहाँ से यहाँ पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पे जो बी फील्ड निकालने के लिए तो सबसे पहले तो डायरेक्शन चेक करते हैं कि डायरेक्शन रहेगा कि इधर पॉइंट पी पे, क्योंकि पॉइंट पी पे जो बी फील्ड होगा वो यहाँ से यहाँ तक के सारे करंट का रिजल्टेंट होगा, करेक्ट। तो आप इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस पे इस तरफ भी एक ले लीजिए, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक का एक डीएल सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, डीएल। और यहाँ भी लेकिन सेम डिस्टेंस पे, इसका मतलब है कि हर पॉइंट, हर एलिमेंट के लिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उतना ही डिस्टेंस पे सिमेट्रिकल डीएल रहेगा। तो इसमें करंट कितना रहेगा स्टूडेंट, डीआई रहेगा, के डीएल, और यहाँ भी करंट कितना रहेगा, के डीएल। ये मेरा डीआई करंट है, करेक्ट है ना। तो आपको नहीं पता है कि इसको ऐसे सपोज कीजिए, मेटल के शीट को एकदम बिल्कुल पतला पतला स्ट्रिप में अगर डिवाइड करते हैं तो जस्ट बिहेव लाइक ए वायर, जस्ट बिहेव लाइक ए व्हाट। और डीएल कितना बिट्स रहेगा, डीएल में वो तो आप जानते ही हैं, इमेजिन से परे है, राइट। इसका मतलब जस्ट बिहेव लाइक वेरी थिन वायर,
तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का रिजल्ट तो आपको पता है, मैग्नीट्यूड। और इनफाइनाइट किसी वायर की वजह से किसी भी वायर के वजह से एक्स डिस्टेंस पे करंट का डायरेक्शन तो निकालने के लिए आपको आता है। क्या करते थे? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, बट वो तो बाद में था ना, उससे पहले क्या था? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं इसके वजह से, तो सबसे पहले यहाँ से इसको मिलाते हैं करेक्ट है ना? आप तो यहाँ से मिलाइएगा तो ये आपका करंट कैरिंग वायर हो गया, करंट कैरिंग वायर। और यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो इस लाइन पे नहीं होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस लाइन पे क्या हो जाएगा? हाँ या ना? अब फिर भी किसी को अगर भरोसा नहीं है तो डीएल क्रॉस आर कर लीजिए। डीएल आपका किस तरफ है? डीएल ऊपर की तरफ है भाई। इसका डीएल ये, अच्छा 2 डीएल हो जाएगा ना। डीएल डैश कर दीजिए यहाँ पे। ए डीएल तो इसका विड्थ का है, राइट? और एक डीएल तो इस वायर का भी तो रहेगा। वायर का लेते हैं ना बी फील्ड निकालने के लिए, डीएल क्रॉस आर। इस डीएल के अंदर डीएल डैश, राइट? तो डीएल ऊपर की तरफ, डीएल डैश ऊपर की तरफ है और आर इधर की तरफ है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा तो किधर जाएगा? तो ए अगर सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि ये आपका बाई एक्सिस है, मान लीजिए, और ये अगर एक्स एक्सिस है, जरा सा क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। तो जेड एक्सिस किधर रहेगा? ए मेरा एक्स एक्सिस, ए बाई एक्सिस, तो ए मेरा क्या रहेगा? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, तो निगेटिव जेड एक्सिस इधर आएगा। और ऐसे भी देखिए ना, इस पे या इस पे परपेंडिकुलर, करेक्ट? और डीएल क्रॉस आर, तो डीएल से आर की तरफ, डीएल डैश से आर की तरफ जाएंगे, क्या है? क्लॉकवाइज तो नहीं लेता, नीचे की तरफ होना चाहिए। और ऐसे फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, करेक्ट? तो इसका मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके वजह से इस लाइन पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, करेक्ट है? और इसके वजह से निकालेंगे तो ये और ये आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है? और इसके वजह से निकालेंगे तो क्या होगा? इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, ठीक है? कैसे रहेगा एक बार चेक कर लीजिए। अब यहाँ से करेंगे ना राइट हैंड थंब रूल, तो इधर जाएगा, तो ए बी और ए बी मान लेते हैं इसकी वजह से मल्टीपल बी हुआ, करेक्ट? या डी वी ही हुआ, क्या हुआ? तो ए डी वी और ए डी वी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। अब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करता है? तो उसका रिजल्टेंट बिल्कुल इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बाइसेक्टर पर रहेगा। अब वो इसके इस सीट के पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पैरेलल रहेगा, करेक्ट? तो ऐसा सारा डी आई, बट सिमेट्रिकल डी आई लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वी डैश, मैं इन दोनों का रिजल्टेंट को डी वी डैश बोल रहा हूँ, डी वी डैश डी वी डैश डी वी डैश सब मिलाकर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इतना एफर्ट मैंने लगाया सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। इसका मतलब इस प्लेन सीट के लिए इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर रहेगा, इधर रहेगा, या इसके पैरेलल रहेगा? पैरेलल रहेगा, करेक्ट है ना? सबको समझ में आ गया है? डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पे वन एलिमेंट लेते तो डायरेक्शन नहीं समझ में आता, करेक्ट? तो मैंने क्या ले लिया? इसके सिमेट्रिकल ए, फिर इसके बाद वाला के सिमेट्रिकल, इसके बाद वाला, तो सबके वजह से जो रिजल्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा? पैरेलल तो रहेगा। और किधर रहेगा? टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट? टुवार्ड्स लेफ्ट। चलिए स्टूडेंट, तो डायरेक्शन तो समझ में आ गया। इसको हटाएं। नीचे के पॉइंट पे इतना ही डिस्टेंस x, नीचे के पॉइंट पे क्या होगा स्टूडेंट?
डायरेक्शन एक बार चेक कर लीजिए ना। मुझे लगता है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ऊपर में क्या रहना चाहिए? लेफ्ट, और नीचे में क्या रहना चाहिए? जिनको डाउट हो ड्राइव करके देखिए रफ वर्क में। इधर बी फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा और इधर बी फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। करेक्ट है ना? तो डायरेक्शन के लिए तो श्योर होगा। अब यहाँ देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एम्पिरियन लूप से। अब यहाँ पे सर्कुलर एम्पिरियन लूप से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप इमेजिन किया हूँ, राइट? और ये मेरा क्या है? एम्पिरियन लूप है। करेक्ट है? जनरली गॉस लॉ में यही काम करते थे। जिस टाइप का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता था उसी टाइप का हम लोग कोशिश करते थे गॉसियन सरफेस बनाने का, या जिसके लिए जो सूटेबल रहेगा, जहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सर्कल इसलिए बनाए रहे हैं कि सर्कल बनाएंगे तो बी फील्ड मेरा, अगर ऐसे सर्कल बना देते, सपोज कीजिए कि ऐसा एम्पिरियन लूप सर्कल बनाते, तो आपको नहीं लगता कि इस यहाँ से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग रहता? सेम रहता है, अलग अलग रहता? तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग दिखता। करेक्ट? इस वायर के रेस्पेक्ट में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं यहाँ पे एम्पिरियन लूप ऐसे बनाया हूँ। दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफरेंट रहे या सेम रहे? सेम रहे। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ में माना हूँ L। करेक्ट? अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बी फील्ड ऐसे रहेगा स्टूडेंट, हाँ या ना? डायरेक्शन तो अभी निकाल लिया है ना? देखिए, मुझे मैग्नीट्यूड पता है, इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसका एरो दिया है बी फील्ड का। पास में ज़्यादा बी फील्ड रहेगा और दूर में कम बी फील्ड रहेगा। और यहाँ पे बी फील्ड ऐसे रहेगा, हाँ ना? कुछ बोलते रहिए, आपके साथी तो सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे बी फील्ड ऐसे रहेगा, मतलब आपने बी फील्ड दिखा दिया। करेक्ट है? अब हम लोग को इस लूप में एक बार घूम जाना है, क्या निकालने के लिए? बी डॉट, पहले बी डॉट डी एल निकाल लेते हैं। करेक्ट? ए बी सी डी। यहाँ देखिए, जब डायरेक्शन अलग है तो इंटीग्रेशन को तो हम लोग तोड़कर भी तो इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। ए से बी तक बी डॉट डी एल क्या रहेगा? और एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो भाई यहाँ से बी और जो आप घूम रहे हैं डी एल आपका ये है, राइट? एंगल कितना है? 90 डिग्री ना? तो बी डॉट डी एल ऑल पॉइंट पे क्या होता रहेगा? 0। दैट्स वाई ए से बी तक आपका क्या मिलेगा? इसी को आप ऐसे तो ब्रेक कर सकते हैं ना, बी डॉट डी एल ए से बी, बी डॉट डी एल बी से सी, बी डॉट डी एल सी से डी, और प्लस बी डॉट डी एल डी से ए टर्म क्या रहेगा? 0। और ए टर्म भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। भाई ए टर्म क्या रहेगा? इसमें बी और डी एल के बीच में एंगल 0, तो बी को बी डॉट डी एल के बी डी एल रहेगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? बी बाहर ले जाएगा, डी एल का इंटीग्रेशन L, तो
तो यहाँ से बी एल और यहाँ से भी क्या मिलेगा, इसमें भी बी और डी एल के बीच में एंगल जीरो रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, जो आपका मूवमेंट है इसमें बी और डी एल का डायरेक्शन सेम हो गया ना, आप ऐसे घूम रहे हैं करेक्ट। तो यहाँ ये डी एल आपका ये है और यहाँ पे आएंगे तो ऐसे घूमेंगे, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं वही आपका डी एल का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे बी डी एल के बीच में एंगल है, डी से सी ए के बीच में है जीरो है, यहाँ पे बी से सी के बीच में बी डी एल का बीच का एंगल कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो क्या डायरेक्टली इसके बदले, पूरे के बदले ये लिख दें 2bl, bl प्लस bl इक्वल टू व्हाट 2bl। और फ्रॉम एम्पियर्स लॉ 2bl b डॉट डी एल इक्वल टू लिखते क्या है, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, क्या लिखते हैं, तो 2bl इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के लिए क्या ये लिख सकते हैं। इसके अंदर टोटल कितना करंट, इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का करंट, और करंट पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ था के, तो क्या आ जाएगा के इंटू एल, क्या आ जाएगा के इंटू एल, ठीक है ना। करंट पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ था के, तो यहाँ से एल लेंथ के अंदर, यहाँ से इसके पूरे एम्पीयर लूप के अंदर तो यही लेंथ है ना, इस लेंथ के अंदर कितना करंट आएगा के इंटू एल। इसका मतलब है कि B इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन, म्यू नॉट के एल बाई एल और एल आपस में कैंसिल, तो म्यू नॉट के बाई करेक्ट है। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हुआ, एक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो पहले मैंने इमेजिन किया था कि ए बी फील्ड क्या है, बोलिए वेरिएबल मैग्नीट्यूड वाई, बट अभी यहाँ से रिजल्ट से क्या मिला, यहाँ पे जो बी फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा इनफाइनाइट, लेकिन ये बात किसके लिए है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट के लिए, राइट। तो यहाँ जो बी फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा और यहाँ जो रहेगा डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, नेबरहुड के पॉइंट पे सेम रहेगा, करेक्ट। क्योंकि एक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, अगर एक्स इन्वॉल्व रहता तब हम मैं इनिशियल सोच लिया शायद एक्स आएगा, बाद में एक्स आया ही नहीं, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट के नेबरहुड के पॉइंट पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, लेकिन सीट के एक तरफ और सीट के दूसरे तरफ डायरेक्शन सेम रहेगा या जस्ट अपोजिट रहेगा, और वो फील्ड क्या रहेगा, सीट के पैरेलल रहेगा, अगर ऐसे आप सीट को देखते हैं तो, ठीक है। चलिए तो इस रिजल्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, ये रिजल्ट आप हम लोग को हेल्प करेगा सोलेनॉइड में, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सबको सॉल्यूशन समझ में आ गया है, इसको हटाया जाए। ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि बी फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है नेबरहुड के पॉइंट पे। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि एक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। अब इसी का थोड़ा सा हम लोग एडवांटेज लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिखाई पड़ रहा है। अब इस टाइप का अगर दो लार्ज सीट है और एक में करंट ऐसे है
और दूसरे में करंट ऐसे है, ठीक है ना। बात नहीं करना है, ड्रॉ करना है डायग्राम। और मेरे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट P1, पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3। इन तीनों और सेम, इसमें भी करंट पर यूनिट लेंथ के और इसमें भी करंट पर यूनिट लेंथ क्या है, के, करेक्ट। तो दोनों में करंट पर यूनिट लेंथ सेम है। आपको P1, P2 और P3 पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। डू इट फास्ट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए डायरेक्शन के लिए आप इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं। और ये उन सारे बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक मिनट, स्टूडेंट। अब इतना बताने के बाद फिर से एम्पिरिकल लूप बनाने का क्या रिक्वायरमेंट है, उसका रिजल्ट का यूज़ कीजिए, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दीजिए, नेट बी फील्ड इक्वल टू B1 + B2 कर सकते हैं। दोनों सीट के लिए आपको रिजल्ट तो पता है, वन ऑफ द सीट के लिए रिजल्ट पता है, तो दोनों के लिए क्या करेंगे, B1 + B2 का B1 + B2 वेक्टोरियली। हाँ स्टूडेंट बोलिए। वेरी गुड। यहाँ देखिए, जब बी फील्ड, इसको फर्स्ट सीट मानते हैं, इसको सेकंड फील्ड मानते हैं, तो बी फील्ड एट P1 निकालिएगा तो इसकी वजह से डायरेक्शन किधर रहेगा, वैल्यू तो आपको पता है μ0K/2 और डायरेक्शन रहेगा -I, और इसके वजह से डायरेक्शन किधर रहेगा, आप बोलते हैं कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, μ0K/2 + I, एक कैंसिल होकर क्या हो गया, 0 हो गया है, करेक्ट। अब बी फील्ड एट P3 निकालेंगे, इसके वजह से किधर रहेगा, μ0K/2 + I, ऊपर वाले की वजह से और नीचे वाला की वजह से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन देगा, μ0K/2 - I, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बट P2 पे अगर निकालेंगे, मतलब इन दोनों के अंदर, तो इसके वजह से किधर रहेगा, I इसके वजह से किधर रहेगा, I ही रहेगा, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, μ0K/2 I अब प्लस μ0K/2 I बिकम्स व्हाट, μ0K, करेक्ट। और ये रिजल्ट आपको इस रिजल्ट का याद दिलाएगा। इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर का बी फील्ड होता है, और आइडियल, रियल नहीं, आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड में बाहर में बी फील्ड क्या मानता है, 0, और अंदर में यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट μ0। एंड पॉइंट पे नहीं, किसी सोलेनॉइड का एंड पॉइंट देख रहे हैं तो उसको इन्फाइनेटली लॉन्ग बोलेंगे ही नहीं, और एंड पॉइंट का नहीं, उसके बीच का पॉइंट पे, कहाँ पे, बीच के पॉइंट पे, तो यही रिजल्ट आता था।
तो यहाँ जो एन आई है वही के है, यहाँ पे एन आई क्या है, के है, बाद में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे सोलेनोइड का डेरिवेशन करना था, तो पहले मैं इसको समझाया आपको, अब मेरे लिए वहाँ पे हेल्प हो जाएगा, ईजी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। इसको हटाया जाए। अब लिखिए हेडिंग बनाइए सोलेनोइड। Solenoid contains large number of circular loops. Solenoid contains large number of circular loops wrapped, यहाँ देख लीजिएगा, around a non-conducting cylinder, around a non-conducting cylinder. It may be hollow cylinder, it may be hollow cylinder, or it may be solid cylinder. यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरा एक सिलेंडर है, लेकिन ये क्या रहना चाहिए, कंडक्टर नहीं, नॉन कंडक्टर, करेक्ट, कंडक्टर नहीं, बट ये सिलेंडर सॉलिड हो या हॉलो उससे मुझे मतलब नहीं, बस उसके सरफेस से मतलब है। और इसमें हम लोग एक वायर, किसी करंट कैरिंग वायर को क्या कर रहे हैं, स्पाइरल टाइप का कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, करेक्ट। इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ दिस वन। और इसी स्ट्रक्चर को, इसी कॉन्फ़िगरेशन को, वायर को जब ऐसे टर्न कर देते हैं और स्प्रिंग के जैसा बनाते हैं, तो इसी को आगे चलकर इंडक्टर बोल देंगे। क्या बोलते हैं, इसका इंडक्टेंस सेल होता है, करेक्ट। वो आपको तो पक्का मिलेगा, कहाँ आता है, EMI में आएगा, चाहे AC में आएगा, कहीं पे भी तो आएगा, यूज होगा। और AC में मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, जहाँ पे हम लोग कैपेसिटर के वजह से भी एक रेसिस्टेंस निकालते हैं और एक इंडक्टर के वजह से भी रेसिस्टेंस निकालते हैं। वो तो वैल्यू आपको एग्जाम में जस्ट बैठे हैं अभी, तो आपको तो पता ही होगा, राइट। तो यही मेरा क्या है, सोलेनोइड, करेक्ट। अब यहाँ पे सपोज, यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए भाई, देखते रहते हैं। इसको हटाएं। अब यहाँ देखिए, देखिए
मान लेते हैं कि इसका लेंथ L है और जो स्पाइरल कर रहे हैं उसका रेडियस R है। तो R का वैल्यू अगर लेस देन L रहेगा तो इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, बट R का वैल्यू L के रेस्पेक्ट में अगर कंपेरेबल रहेगा, इग्नोर करने लायक नहीं रहेगा, राइट, तब उस टाइम पे क्या मान लेंगे, फाइनाइट सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, इसका मतलब आप डिफरेंस समझ में आएगा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का तो मिलेगा नहीं प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड बोलने का मतलब है कि उसका जो रेडियस रहेगा उसके रेस्पेक्ट में उसका लेंथ क्या रहेगा, बहुत बड़ा नजर आएगा। फॉर एग्जांपल रेडियस अगर 0.1 mm है और लेंथ अगर मैंने बोल दिया 1 मीटर, करेक्ट, तो इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू बहुत छोटा है, तो हम लोग इसको किस कैटेगरी में रख लेंगे, इनफाइनाइट। चलिए यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे करंट आई इन कर रहा है, तो यहाँ से करंट आई आउट होगा, करेक्ट। तो एक ध्यान से देखिएगा, इस करंट के वजह से आई, तो इसके अंदर बी फील्ड का डायरेक्शन, तो आप अभी बी फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए किसी एक सर्कुलर लूप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वहाँ से डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो वन ऑफ द सर्कुलर लूप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपको लगता है कि शायद इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, हाँ या ना, राइट। और इसके एक्सिस पे, तो ये आप अगर यहां से आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपको क्या नजर आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक, यहां से देख रहे हैं तो क्या नजर आएगा, तो क्लॉकवाइज के लिए किधर करंट रहेगा, इसके एक्सिस पे, वन ऑफ द सर्कल का एक्सिस पे किधर नजर आएगा भाई, डायरेक्शन सिर्फ यहां से आउटवर्ड या इनवर्ड, तो क्लॉकवाइज करंट तो इनवर्ड फील्ड अंदर में, और एंटी क्लॉकवाइज करंट तो आउटवर्ड। तो इसके वजह से मुझे बी फील्ड यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा एक्सिस पे, करेक्ट, तो इसका डायरेक्शन किधर रहेगा, करेक्ट है ना। तो इस सर्किल की वजह से किधर मिला, इनवर्ड, दूसरा सर्किल की वजह से किधर मिलेगा, उसका भी तो ऑलमोस्ट इनवर्ड मिलेगा। मान लेते हैं कि बिल्कुल हर टर्न को बिल्कुल सटा कर हम लोग कर रहे हैं वायर को, राइट, तो सारे इस टाइप का सारे सर्किल का कंपोजिशन लीजिएगा तो इस पॉइंट पे क्या रहेगा, इनवर्ड ही नजर आएगा। उस तरीके से इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस सोलेनॉइड के एक्सिस पे, जो अभी ज्योमेट्रिकल एक्सिस मानिए, बाद में हर जगह पे इन्फॉर्म हो जाएगा, चाहे एक्सिस हो या इसका अंदर का पॉइंट हो, बट इस पे अगर बी फील्ड का डायरेक्शन की बात करेंगे तो किधर नजर आएगा, इस डायरेक्शन में नजर आएगा, करेक्ट है, दिखा दीजिए। लिखिए, if current in the solenoid equal to I,
if current in the solenoid equal to I and number of turns per unit length number of turns per unit length इक्वल n। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर यूनिट लेंथ है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर l रहेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स टोटल निकाल सकते हैं n इंटू l। तो डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट एक फार्मूला दे रहे हैं फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, उसको याद रखने से आपका काम चल जाएगा। और देखिए इसके अंदर बहुत सारा टर्न है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है बट मैं फर्स्ट और लास्ट टर्न डायग्राम को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखने के लिए, बट इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ, टोटल लेंथ l है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है n, और हर टर्न में करंट डिफरेंट है या सेम है, वायर तो सेम ही रहा होगा ना, उसी वायर को हम लोग ऐसे लपेटे हैं ऊपर में, राइट। तो हर सर्कल में, हर लूप में करंट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके एक्सिस पे, इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे बी फील्ड और डायरेक्शन आप निकाल पाएंगे, यहां से देखकर डायरेक्शन निकाल लेंगे, राइट। हर टर्न में अगर करंट क्लॉकवाइज आएगा तो बी फील्ड एक्सिस पे इधर नजर आएगा, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा जस्ट उल्टा कर देंगे डायरेक्शन, करेक्ट। तो इस केस में सिर्फ बी फील्ड के मैग्नीट्यूड के लिए अरे इस P पॉइंट पे निकालना है। सपोज कीजिए कि पॉइंट आपका बीच में ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे पॉइंट P है, और P पॉइंट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि P पॉइंट बिल्कुल मिडिल का पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं। फाइनाइट जब सोलेनॉइड है तो आप उसको देख पा रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट P पॉइंट इट इज़ नॉट कंपल्सरी P पॉइंट इज द मिडिल पॉइंट। तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड शिफ्ट निकालने के लिए आप इस लाइन को एक रेफरेंस लाइन मान लीजिए, और यहाँ पे एंगल, बट इसी लाइन से एंगल मेजर करना है, और उसको इस पॉइंट से और यहाँ पे इस पॉइंट से, और इस एंगल को θ2 बोलिए और इस एंगल को θ1, और यहाँ पे बी फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है μ0 Ni/2 cos θ1 और माइनस cos θ2। बट एक मिनट बता रहा हूँ, ये θ1 किसके बीच का एंगल है, इस लाइन, कौन सा लाइन, इस लाइन और ए लाइन, इसके ऊपर का पॉइंट, और θ2 क्या रहेगा, सेम लाइन सेम डायरेक्शन और इस पॉइंट के बीच का, ठीक है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, समटाइम्स ए दिया रहेगा, ध्यान सुनिएगा, हो सकता है कि समटाइम्स रेडियस दिया रहे, करेक्ट, और रेडियस दिया रहेगा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया रहेगा L1 और ये लेंथ दिया रहेगा L2, करेक्ट है ना। डायरेक्ट θ1 θ2 नहीं दिया रहेगा, हो सकता है फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए। तो उस टाइम पे क्या cos θ1 आप निकाल पाएंगे, cos θ इक्वल क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना रहेगा L1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos θ2 के लिए क्या लिखिएगा, बोलिए। कोई बात नहीं है भाई, अल्फा तो निकाल सकते हैं। cos अल्फा क्या लिखेंगे, L2 बाई रूट ओवर L2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और अल्फा प्लस θ2 इक्वल टू व्हाट, पाई। देन θ2 इक्वल टू कितना,
पाई माइनस अल्फा, देन कॉस थीटा टू इक्वल टू कितना, कॉस पाई माइनस अल्फा, कितना हो जाएगा, और कॉस अल्फा तो आपके सामने है, ठीक है ना। तो ऐसे भी रहेगा, करेक्ट है। और इस फार्मूला में शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा डायग्राम बनाकर, इस फार्मूला में n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या है, करंट इन द सोलेनोइड, ऐसे बोलते हैं करंट इन द सोलेनोइड। हो गया एवरीवन। हाँ, एक मिनट, आपकी मर्जी है। जैसे थीटा 1 थीटा 2 इस लाइन से मेजर किए हैं, तो थीटा 1 थीटा 2 इस लाइन से भी मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। और बस सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, साइन का, मैग्नीट्यूड का नहीं डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा। तो साइन अगर निगेटिव आ गया है तो उसको मॉडुलस ले लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो पहले से हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे करंट का मूवमेंट देखकर, राइट। आप ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को निकाल रहे हैं, तो थोड़ा भी मन में अगर शंका है तो इस सबके ऊपर क्या लगा दीजिए, मॉडुलस। और जो आप जैसे इस लाइन से अगर मैंने थीटा मेजर किया हूँ, तब फार्मूला बनाने के लिए आप रेफरेंस लाइन ये भी ले सकते हैं, तब ये थीटा 1 रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे, उसका मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क साइन पे पड़ सकता है, बट साइन से तो ये वैल्यू किसके लिए था, बोलिए मैग्नीट्यूड के लिए। तो अगर मैग्नीट्यूड ये है और थोड़ा आपके मन में शक हो रहा है, तो इसको मॉडुलस ले लीजिए। बट इस लाइन से भी लेंगे तो मैग्नीट्यूड, मॉडुलस लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक मिनट इधर देखिए, इधर देखिए, मॉडुलस लेने का रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, आप एक्सप्लेन कीजिए। सर कॉस थीटा 1 तो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल, हाँ या ना। तो ए वैल्यू पॉजिटिव, बोले मेरे साथ, और थीटा 2 तो ऑब्ट्यूज है, तो ए वैल्यू निगेटिव, और निगेटिव, तो ब्रैकेट के अंदर सारा क्वांटिटी पॉजिटिव। अब बोल रहे हैं कि सर इसको एक काम कीजिए, इसको थीटा 1 मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, थीटा 2, करेक्ट। तो अगर इसको थीटा 1 मानते हैं, इसका थीटा 2, तो यहाँ देखिएगा, या इसको मान लीजिए सर अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, ये तो कर सकता है ना। तब फार्मूला बिकम्स व्हाट, बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाई 2, बोला कीजिए भाई। करेक्ट। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ए वैल्यू क्या है, निगेटिव, और निगेटिव बिकम्स, फिर भी मन में शक रहेगा कि शायद मैग्नीट्यूड पे सर फर्क पड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस अल्फा और कॉस यहाँ वाला थीटा 2, इस डायग्राम वाला थीटा 2, करेक्ट। उल्टा करते तो यही हुआ ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है, सेम है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट था या सेम था, सेम था, करेक्ट है ना। मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा 2 में रिलेशन क्या था, पाई का था। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा, कॉस पाई माइनस थीटा 2। तो मैग्नीट्यूड बाई इक्वल है, साइन में जस्ट अपोजिट था। वैसे ही कॉस बीटा, करेक्ट, और कॉस थीटा 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है, सेम है। तो पूरे ब्रैकेट का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा,
रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करने से कोई फ़र्क, इसलिए देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। होता नहीं कि हाँ रेफरेंस लाइन याद करने के लिए इसी को ले लें, आप इधर से भी एंगल मेजर कर सकते हैं। और हर केस में दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड के लिए, किसके लिए है, और डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है। करेक्ट है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। इस बार आपके टर्म फर्स्ट में सोलेनॉइड पे क्वेश्चन था या नहीं था, आप लोग दिए टर्म फर्स्ट, हाँ या ना, नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड और ईएमआई का क्वेश्चन अगर छोड़ के आते हैं और सही से पढ़े हैं, जेईई का तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल वालों को थोड़ा माफ़ है फिजिक्स में, बट हालांकि इतना तरीके से पढ़ने से माफ़ नहीं है, क्योंकि आपका इतना कुछ समझने के बाद फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम आता है, और अगर ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा तो छोड़ देंगे। 45 प्रॉब्लम बहुत ऑप्शन रहता है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं किए हैं अभी तक। कौन कौन स्टूडेंट क्लास 12 के हैं जो इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा HCB लगा चुके हैं, यहाँ तो उठाइए तो नहीं। मैं 3 चैप्टर का नाम लिया, गॉस लॉ तो मैं ही सॉल्व कर दिया हूँ, एक एक प्रॉब्लम, राइट। तो 3 चैप्टर में कौन सा नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम के थ्रू चले गए हो, मतलब जो कम से कम HCB तो लगाइए, एक फंडामेंटल बुक, राइट। जो नहीं बना है उसको सर्किल कर देना है, वो मेरा हेडक है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट लेना है। और सही से पढ़ेंगे तो कम से कम 90% प्रॉब्लम तो आपसे बन जाना चाहिए, 90% प्रॉब्लम लग जाना चाहिए क्लास में। इतना हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लेने के बाद चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए एक किसके लिए रिजल्ट था, फाइनाइट के लिए। किसके लिए, अब अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग रहता, यहाँ देखिए क्या रहता, या फाइनाइट ही रखिए अभी, और आपका पॉइंट पी पॉइंट कहाँ पे था, जहाँ पे आप फील्ड निकाले हैं सर, एनीवेयर बिटवीन एंड पॉइंट, एनीवेयर बिटवीन व्हाट। अगर ये पॉइंट पी पॉइंट एंड पॉइंट पे रहता, कहाँ पे रहता, एंड पॉइंट पे रहता, करेक्ट है ना। तब बताइए ए एंगल हो जाता θ1, बोलिए हाँ या ना, और θ2 कितना हो जाता, 90 डिग्री। ये क्या हो जाता, तब यहाँ पे b का वैल्यू μ0 ni/2 cos θ1 और माइनस cos π/2, ए टर्म बिकम्स व्हाट। तो क्या वैल्यू आता, b = μ0 ni/2 cos θ1, और cos θ1 निकल जाता। ये अगर रेडियस r है और फाइनाइट है तो लेंथ भी दिया रहेगा, cos θ1 = व्हाट, L/√L² प्लस R²। इसका मतलब है कि ये तो स्पेशल केस हो गया ना, विच इज मोर एंड मोर जनरलाइज। फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड के लिए दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए,
बी फिल एट पॉइंट पी, और जैसे ही आपने बोल दिया इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड, करेक्ट, और इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के बीच में कोई पॉइंट, कहाँ पे पॉइंट, एंड पॉइंट पे नहीं, बीच का कोई पॉइंट अगर आप लेते हैं, फर्स्ट केस में बता दिया P, और P is the point inside, not at the end point, inside the solenoid. तो बताइए, अगर आपका इनफाइनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड है तो θ1 कितना नजर आएगा? आपको नहीं लगता कि जैसे से ये लेंथ यहाँ से बढ़ने लगेगा तो θ1 कम होने लगेगा, बड़े ज़्यादा होगा या कम होगा? और कम होते होते इनफाइनिटली लॉन्ग के लिए कितना नजर आएगा? 0। और 8θ2 बढ़ने लगेगा, भाई इधर आएंगे तो ऐसे लेंगे ना, करेक्ट। अब बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? पाई। इसका मतलब इनफाइनिटली लॉन्ग के लिए θ1 हो जाएगा 0 और θ2 हो जाएगा पाई, करेक्ट। तब कितना आएगा? μ0 ni/2 cos 0 और माइनस वाट cos पाई, और cos पाई का वैल्यू कितना होता है? -1, और माइनस बिकम्स इसका, तो 1 + 1 बिकम्स वाट? μ0 यहाँ तक हो गया? सही है ना? चलिए स्टूडेंट, अच्छा ये 2 कहाँ से कट गया? इसके अंदर का वैल्यू कितना आया? इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेकेंड केस, एट एंड पॉइंट, हालांकि किसी भी सिस्टम का अगर वन ऑफ द किनारा देख रहे हैं दूसरा किनारा नहीं देख रहे हैं तो उसको सही से बोलना चाहिए था सेमी इनफाइनाइट, बट फिर भी वहाँ पे ऐसा बोला नहीं रहता इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का एंड पॉइंट पे, ऐसे बोला रहता है क्वेश्चन में, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड का एंड पॉइंट पे। तो एंड पॉइंट देख रहे हैं, इसका मतलब आपका अभी भी क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट कहाँ पे निकाल रहे हैं? बीच में या एंड पॉइंट पे? तो एंड पॉइंट पे निकालिएगा तो बताइए कितना होगा? μ0 ni/2, θ1 कितना? 0, और θ2 कितना? π/2 हो जाएगा। सिचुएशन ऐसा नजर आएगा ना भाई, यहाँ पे आप हैं तो ए तो π/2 रहेगा, बट ए वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब वैल्यू कितना आएगा? cos 0 माइनस cos π/2। इसी को हम लोग लैंग्वेज बना के ऐसे पढ़ लेते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बीच के पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहता है उसका हाफ कहाँ रहता है? एंड पॉइंट पे रहता है। लिख लीजिए, करेक्ट है? तो अब आपके पास दोनों टाइप का सोलेनॉइड के लिए बी फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है, बट नहीं लगता दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। दिस फार्मूला इज, यहाँ से ही तो हम लोग इनफाइनाइट बना लिए, हो गया।
यहाँ देखिए, यही है वायर, दिस इज द वायर, ए रैप किया हुआ है, करेक्ट है। अब मान लेते हैं कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इस वायर के इस किनारा पे ऊपर वाले मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। एक यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, इसी के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे नीचे में, और बस करंट को देखना है। और अगर करंट, तो इसमें अगर करंट आपके तरफ है तो नीचे के पॉइंट पे करंट किधर रहेगा, नीचे की तरफ, मेरे तरफ रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट क्या रहेगा, जहाँ से मैं देख रहा हूँ आउटवर्ड, और यहाँ पे करंट क्या रहेगा, आपके लिए तो रहेगा यहाँ पे आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या रहेगा, आउटवर्ड इनवर्ड, ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑब्जर्वर, ऑल डिपेंड्स ऑन। तो नहीं था कि इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे इनवर्ड और आउटवर्ड करंट के जैसा फील आएगा, है या ना। चलिए यहाँ देखिए, अब मैं डायमेट्रिकली 2 अपोजिट पॉइंट सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे डायग्राम में यहाँ पे करंट क्रॉस नज़र आएगा, और यहाँ पे करंट क्या नज़र आएगा, डॉट। यहाँ पे क्या, क्रॉस, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डायग्राम बनाइए। ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, सुन रहे हैं। यहाँ देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। तो सपोज कीजिए कि अब आपके मन में एक रहेगा, यहाँ देखिए कि सर आप ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट सिर्फ देखें, आप इधर का भी एक पॉइंट ले सकते हैं और उसके डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट। तो ऐसा ही तो सिचुएशन नज़र आएगा, डिफरेंट सिचुएशन नज़र आएगा या बिल्कुल डिटो सेम। अगर एक पॉइंट पे आउटवर्ड नज़र आएगा तो दूसरे पॉइंट पे क्या रहेगा, उसके जस्ट अपोजिट नज़र आएगा। एक जगह पर डॉट बोलेंगे तो दूसरे जगह पर क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसको आप एक शॉर्टकट ट्रिक मान के एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको नहीं था कि ये सिचुएशन बिल्कुल जस्ट ऐसा दिख रहा है, जो प्रॉब्लम अभी हम लोग लार्ज मेटल शीट के लिए सॉल्व किए हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना लार्ज मेटल शीट के लिए। इसका मतलब है कि ऊपर वाले पार्ट के लिए ऐसे इमेजिन कर सकते हैं,
एक शॉर्टकट ट्रिक है स्टूडेंट, समझ के बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला तो मेरे हाथ में आ चुका है। बोलिए यहाँ पे हर सेक्शन में करंट क्या है? आई। डी आई नहीं है, क्या है? आई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ पे इसके वजह से करंट बी फील्ड क्या रहेगा? वहाँ पे क्या आया था? म्यू नॉट के बाई 2 ना। यहाँ पे क्या था? बोले करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। तो यहाँ पे k इक्वल टू एन इंटू आई बोल सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो 1 यूनिट में कितना टर्न्स रहेगा? n। 1 यूनिट का करंट यहाँ पे k क्या था? 1 यूनिट लेंथ का में टोटल करंट। तो 1 यूनिट यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, और हर टर्न में i करंट। तो k का काम यहाँ पे ni करेगा, k का काम यहाँ पे कौन करेगा? n इंटू आई करेगा। k था करंट, बोलिए पढ़िए, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे k का काम करेगा ni। कौन करेगा? ni, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ में आपको टोटल करंट, बट 1 यूनिट लेंथ में ये 1 टर्न में आई करंट है, तो 1 यूनिट लेंथ में टोटल टर्न निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट लेंथ में टोटल टर्न कितना है? n। तो k इक्वल टू व्हाट? ni। तो यहाँ पे वैल्यू कितना था? इस पॉइंट पे b यही था ना, म्यू नॉट के, है ना, म्यू नॉट, और k का वैल्यू कितना था? ni। करेक्ट है। और यहाँ पे b फील्ड क्या था? 0। और यहाँ पे भी b फील्ड क्या था? 0। आप ऐसे इसको देख सकते हैं, करेक्ट है ना। तो इस चीज़ को हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उसी का यहाँ पे एडवांटेज है। बट यहाँ पे डेरिवेशन ज़्यादा, लेकिन यहाँ देखिएगा 1 मिनट इनफाइनाइटली लॉन्ग रहेगा, तब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये हो, ए पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि अंदर में क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म रहेगा, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्लास मतलब कल का शाम का क्लास में हम लोग सोलेनॉइड पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।